हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस पॉइंट। और इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2017 के लिए एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर होगा इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, मैं लिख लेता हूँ। 2 की पावर x बराबर दिया है 3 की पावर y बराबर दिया है ये 6 की पावर माइनस जेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट में करने के लिए हमें इसमें एक बात देखनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है बस, कि अगर यहाँ जो संख्या दी होती है और यहाँ जो संख्या दी होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर इसके बराबर आ रही होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 6 और वो इसके बराबर है, तो डायरेक्ट हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि 1/x जो की पावर में होता है वो 1/x प्लस जो इसकी पावर में होता है 1/y, जैसे बाई दिया इसकी पावर में, बराबर हो जाता है 1/z जो यहाँ दिया होता है। माइनस जेड दिया है तो यहाँ माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये 1/x प्लस 1/y। इसको भी हम इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो दोस्तों 0 हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ, तो ऑप्शन ए 0 होगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी बराबर 21 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम इसे लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 21 दिया है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया 25/4। अगर दोस्तों हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हों तो बस इसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट करके इन दोनों को सेटिस्फाई कराना होता है बस। जैसे कि इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 7 और 3 और 21 और 1। बस हमें ये देखना है कि 7 और 3 पुट इसी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी या 21 और 1 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम 7 और 3 रख के देख लेंगे पहले दोनों में, इसको तो सेटिस्फाई कर ही रही है, इसको भी अगर सेटिस्फाई कर देगी तो हम ए और बी की वैल्यू जो पूछा है उसमें रखकर आंसर निकाल देंगे। तो इसको तो ये सेटिस्फाई कर रही है। अब इसमें रख के देख लेते हैं हम। 7 और 3 अगर रख के देखेंगे पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। नीचे 7 माइनस 3 करेंगे क्योंकि ये माइनस बी दिया है, तो ये माइनस बी की जगह अगर हम 7 और 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/4। तो ये सेटिस्फाई करा रही है ए और बी की वैल्यू 7 और 3। तो जो पूछा है हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 7 और 3। पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो ए स्क्वायर रखेंगे हम पहले। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 3 49 और 58 प्लस 7 21 63 आ जाएगा हमारे पास ये 121। तो इसका आंसर है 121 ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। तो स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति कितनी होगी। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे दोस्तों। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, नौका की चाल यानी कि नाव की चाल। जो नाव की चाल स्थिर जल में होगी वो इस तरीके से निकालेंगे कि धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, इन दोनों का आधा कर देते हैं तो नाव की चाल निकलती है स्थिर जल में। अब धारा की चाल इस तरीके से निकालते हैं कि हम माइनस कर देते हैं बस। नाव की चाल जो पानी में होगी धारा की दिशा में, वो माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल होगी वो बटे 2। दोनों का घटाकर आधा करते हैं तो धारा की चाल निकलती है, दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं तो नाव की चाल निकलती है। और क्वेश्चन में दिया है हमारे जो धारा की प्रतिकूल दिशा में जो चाल दी है वो 12 दी है और धारा की अनुकूल दिशा में चाल दी है वो 18 दी है। दोस्तों आपको पता ही होगा धारा की अनुकूल दिशा में मतलब धारा की दिशा में चाल, उसमें नाव की चाल के साथ
धारा की चाल भी जुड़ जाएगी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो उसमें दिया 18, धारा की दिशा में चाल कितनी दी 18, धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल दी है 12। तो इन दोनों को हम आधा कर देंगे, आ जाएगा 30/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसका आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। बस ये आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि नाप की चाल निकालनी हो स्थिर जल में तो धारा की दिशा में चाल, नाप की प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, मतलब दोनों को जोड़ के बटा आधा करना होता है। और धारा की चाल निकालने के लिए उनका माइनस करके आधा कर देते हैं, बस इतना अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कितनी है, यानी कि लागत मूल्य कितना है वस्तु का। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि अगर उसने पहले 6% हानि पर बेचा किसी वस्तु को, मान लो x है क्रय मूल्य, उसने उसे पहले 6% हानि पर बेच दिया, इसका यूज कहीं नहीं होने वाला, 6% हानि पर बेच दिया पहले। और अगर वो उसे 64 अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। ठीक है, 10% लाभ हो जाता। कितने अधिक पर बेचने पर, 64 अधिक पर बेचने पर। कितने परसेंट का अंतर हो रहा है, माइनस के 6 से 10% लाभ पर पहुंच रहा है वो। यहाँ माइनस के यहाँ प्लस के 10% लिख देंगे, क्योंकि पहले माइनस के 6% की हानि हो रही थी, कहाँ अब 10% का लाभ होने लगा है। कितने रुपए की वजह से, 64 रुपये की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक अंतर हुआ दोस्तों 16। वो कैसे, क्योंकि पहले ये माइनस में था अब प्लस में है। 6 से 10% होगा, 6% का घाटा हो रहा था पहले, अब हो रहा है उसे 10% का लाभ। तो अंतर हो गया दोनों का 16%। इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू दी है 64, क्योंकि ये 64 की वजह से हो रहा था, 64 रुपये की वजह से हो रहा था, तो इसकी वैल्यू दी है 64। काट देंगे, 16 चौका 64, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो हमारा आंसर हुआ 400, ऑप्शन ए ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी। पहले तो हम 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, वो होती है ये 9 को हम 6 बार लिखेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या होगी 6 डिजिट की। तो इसके पास ही वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों इसके पास परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा, 99 का ही स्क्वायर आ सकता है। तो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये थी कि किसी से अगर 9 को हम कितनी बार भी लिखें उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि 9 को 3 बार लिख लिया, ठीक है दोस्तों, तो इसको स्क्वायर हम इस तरीके से निकालेंगे कि इस 9 का स्क्वायर हम इस तरीके से लिखेंगे, 81 होता है 9 का स्क्वायर। 81 को हम इस तरीके से दूर दूर लिख लेंगे। अगर 3 डिजिट की संख्या है तो हम यहाँ दोनों से पहले 2 डिजिट छोड़ देंगे, 2 डिजिट की खाली जगह छोड़ देंगे, छोड़ दी है। इधर हम इससे बड़ी संख्या लिख देते हैं 99, इधर हम इससे छोटी संख्या लिख देते हैं 00। तो दोस्तों 6 डिजिट की जो सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो यही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसके पास में आ रहा है और कोई सा ऑप्शन में इनमें से नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है इसमें, 998001। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 26 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अभी हम पहले कर चुके हैं। इसको हम किस तरीके से करेंगे कि a माइनस बी दिया है 2, a³ माइनस b³ बराबर दिया है 26। तो दोस्तों हम a और b की वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो दोनों केस में सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वाली क्वेश्चन से हम आराम से पता लगा सकते हैं कि a और b की जगह क्या रखेंगे, हमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि a³ माइनस b³ बराबर दिया 26। 26 किसके क्यूब के पास में आ रहा है, 3 के क्यूब के पास में, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। ठीक है, ये नंबर जो आता है अगर क्यूब दिया है तो क्यूब देखते हैं किसके क्यूब के पास में आ रहा है। अगर स्क्वायर यहाँ दिया होता है तो स्क्वायर देखते हैं किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है। जैसा कि अब क्यूब दिया है
तो हमें पता लगा लिया है कि 3 के क्यूब के पास में 26 आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर ज़रूर 3 होगा, तो हम ए को 3 मान लेते हैं। ठीक है, ए 3 होगा तो वी क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 27, आना है यहाँ पर 26, तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1। तो ए की जगह हम रखेंगे 3, बी की जगह रखेंगे 1, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें भी रख के देख लेते हैं, इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ए की जगह रखेंगे 3, बी की जगह रखेंगे 1, तो 3 - 1 = 2। ठीक है, ए और बी की वैल्यू दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब जो पूछा है हमें उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ए और बी की। इस तरीके से हम क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना सकते हैं। जैसे कि पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें हम ए और बी की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16 आंसर। तो हमारा ऑप्शन है सी, ठीक 16। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने, इफ पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, पाई cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan 2θ/3 + 1। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हमें दिया है पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और पाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा पाई साइन थीटा अपॉन पाई cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/1 ही होता है। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। ठीक है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। अब जो पूछा है हमें बस उसमें थीटा की जगह वैल्यू 45 पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब पूछा क्या था, √3 tan 2θ/3 + 1 ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है। √3 × tan, अगर थीटा की जगह हम 45 पुट कर देते हैं तो ये कट जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 × 45 होते हैं, 15 दूनी 30। अब क्या जाएगा tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 + 1। √3 से √3 कैंसिल, 1 + 1 2। तो हमारा ऑप्शन है सी, ठीक 2। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 8,400 रुपये को ए बी और सी के बीच 1/5, 1/6, 1/10 के अनुपात में बांटना है तो ए का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो बटे में अनुपात दिए हैं, अनुपात दे रखे हैं 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/10, तो ये नीचे जो दिए होते हैं हटाने पड़ते हैं। हटाते किस तरीके से हैं कि इनके एलसीएम ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। अब इनका एलसीएम क्या आ रहा है 30, 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या आ रहा है 30, तो 30 से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले जो है नंबर ये हट जाएंगे। कैसे हटेंगे, क्योंकि 30/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब इसमें करेंगे 30/6 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे 30/10 हो जाएगा, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30, तो 6, 5 और 3 का रेशियो आ गया है। अब 6, 5 और 3। अब हम इसको बांट सकते हैं किसी में भी। अब ए की वैल्यू पूछी है, सबकी वैल्यू दे रखी है तीनों की 8,400, यानी कि 6, 5 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। यूनिट में लिखेंगे हम, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8,400। तो पूछा क्या है ए की वैल्यू, ये ए बी और सी की वैल्यू निकली थी रेशियो में, तीनों की वैल्यू जोड़कर कितनी आ रही है 8,400 जो दे रखी है। अब पूछी क्या है सिर्फ ए की, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 14 से 14 से ही कट जाएगा 6 बार, तो ये 600 आ जाएगा। अब हमें निकालनी है 6 की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 से होगी तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3600। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, 8 दर्जन पेंसिलों की बिक्री पर एक दुकानदार एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस बेस पर करेंगे कि मैं बता देता हूँ आपको। हमें एक बात पता होता है हमेशा कि प्रॉफिट क्या होता है।
प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसमें दे रखा है कि 8 दर्जन पेंसिलों की बिक्री पर एक दुकानदार एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो प्रॉफिट की जगह हम क्या लिखेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है हमें और कुछ नहीं करना। प्रॉफिट की जगह रखेंगे वन पेंसिल का, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य है, तो एक का सी पी सॉरी एस पी बराबर यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा कितनी पेंसिल का, 8 पेंसिल का। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में गलत दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था 8 दर्जन पेंसिल, ये लेकिन दर्जन नहीं है, उसमें सिर्फ 8 पेंसिल है। तो बेचनी कितनी है, 8 पेंसिल, तो 8 का सी पी हो जाएगा, सॉरी एस पी। और क्रय मूल्य कितने का होगा, 8 का सी पी का, ठीक है, क्योंकि 8 ही पेंसिल उसने उसके पास थी और 8 ही उसने बेची। अब बस हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व इस तरीके से करेंगे कि यहाँ एस पी दिया है, इसे इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 8 का सी पी बराबर क्या हो जाएगा, 7 एस पी। तो सी पी अपॉन एस पी 7/8। तो दोस्तों 7 की वस्तु को, क्योंकि यहाँ सी पी लिख रहा है, सी पी के सामने वाला 7 हो गया, एस पी के सामने वाला 8 हो गया। 7 रुपये की वस्तु को उसने 8 में अगर बेचेगा, रेशियो में है वैसे ये, 7 की वस्तु को 8 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, 1 रुपये का, एक का, सॉरी कुछ भी हो सकता है, एक का कितने पर, 7 पर मल्टीप्लाई 100। तो ये सोल्व करने पर आ जाएगा 14 से 2/7%। तो हमारा आंसर है सी, 14 से 2/7%, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, दो अर्धगोले का आयतन का अनुपात, मतलब दो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 8 और 27। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताना है, उनकी रेडियस का अनुपात बताना है। तो दोस्तों जो अनुपात दिया है आयतन का वो दिया है 8 और 27। तो दोस्तों आपको जो अर्धगोला होता है उसका आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन में आर 3 बार आता है, आर की पावर 3 आ रहा है। तो ये, और ये दिया है आयतन का अनुपात, ये आयतन का अनुपात ये दिया है। ये तो इसमें तो क्यूब नहीं लग रहा है, इसमें तो कोई पावर नहीं लग रही, तो ये तो बाद में भी कट जाता, ठीक है। तो हमें जो देखना है, तो चेंज जो हुआ होगा वो हुआ होगा सिर्फ त्रिज्या में, ठीक है। तो ये आया है त्रिज्या की पावर 3। तो त्रिज्या क्या होगी इससे पहले, वो होगी 2 और 3, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या 2 और 3। ये त्रिज्या का रेशियो है ना कि त्रिज्या, तो हम त्रिज्या का रेशियो निकाल दिया हमने 2 और 3 जो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, ये मैंने पूरे गोले का लिखा था, पूरे गोले के से भी काम चल जाएगा, उसमें अर्धगोला लिखा, ठीक है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आर की पावर आती है 2, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, त्रिज्या के रेशियो को स्क्वायर कर देते हैं, तो वो आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम त्रिज्या का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और आयतन का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, अगर ये बात हमको समझ में आती है तो। अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है हमारे सामने 1, और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस इसमें हमें वैल्यू सेटिस्फाई करानी पड़ती है। ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और हमसे पूछ लिया है फिर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा पूछ लिया है। तो दोस्तों अगर इधर कुछ दिया हो और फिर कुछ पूछ लिया हो, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, ऑप्शन में चारों न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर पूछ लिया हो तो हम डायरेक्ट थीटा की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर देंगे थीटा की जगह। यहाँ बनाना चाहिए, बस क्या पुट करने पर बनाएगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे थीटा की जगह, तब भी बना जाएगा। 90 पुट कर देंगे तब भी बना जाएगा। तो हम 0 पुट कर देते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें जो पूछा है उसमें भी 0 रख देंगे वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहीं 0 हो गया, तो 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा 0, हमारा आंसर है बी, ठीक 0। अब देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ABC इज ए ट्राइंगल, द
internal bisector of angle ABC and the external bisector of angle ACB meet at D, तो which one of the following is correct। दोस्तों जो दिया है मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। ABC को हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। इसमें ये दिया है कि एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर वो यहाँ D पर मिलता है। तो इसमें पूछा है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में रिलेशन क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये बाइसेक्ट इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करें और ये इसको इस तरीके से एक्सटर्नल बाइसेक्ट करें तो ये वाला एंगल जो होता है हमेशा इसका आधा होता है। ठीक है, अब जो भी हो ये एंगल, इसका ये एंगल आधा होगा। तो एंगल BDC, एंगल BDC यानी कि एंगल ये वाला बराबर किसके हो जाएगा, हाफ एंगल BAC का। ठीक है, जो इसमें पूछा है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी BDC इज इक्वल टू 1/2 एंगल BAC, ये हमारा रूट ठीक होगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, साथ मिलकर वे किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो B इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि ए की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, अगर B एक काम करता है तो वो करता है 3 काम। ठीक है, ये यूनिट में मान सकते हैं हम, अगर B एक काम करता है तो वो करता है 3 काम। उसके बाद दिया है कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहली बात तो दोनों मिलकर वो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। तो 15 दिन में कितना करेंगे, 4 × 15, 4 गुणा 15, इतना काम कर देंगे वो 15 दिन में। ये आ गया 15 दिन का उनका टोटल काम। अब उसके बाद पूछा है कि 20 काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, समाप्त कितने दिनों में कर सकता है पूरा अकेला। तो B एक दिन में कितना कर रहा है, 1, तो इतना काम कितने दिन में कर देगा, 1 से डिवाइड कर देंगे बस, आ जाएगा 60। तो ऑप्शन हमारा 3 सही है बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक 24,000 की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। ए की आय ज्ञात करनी है हमें। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से करेंगे। पहली बात तो मैं डिटेल से बता देता हूँ कि उनकी आय का अनुपात दिया था 2 और 3, तो हम 2x और 3x मान लेंगे टोटल आय, 2x और 3x। ठीक है, अगर हम टोटल आय में से जो उन्होंने बचत की है 24,000, दोनों में से अगर घटा देते हैं तो उनका खर्च का अनुपात बचेगा। ठीक है, ये खर्च बचा हुआ इनका, तो वो दिया है कितना, 1:2। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना। पेपर में अगर आया है, पेपर में अगर आता है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि ए इधर लिखेंगे, बी इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ए और बी की आय का अनुपात जो दिया है वो दिया है 2:3। उनके खर्च का अनुपात दिया है 1:2 और उनकी बचत जो दी है वो दी है 24,000 और यहाँ भी 24,000। कुछ भी दी हो बचत यहाँ लिखेंगे, दोनों की बचत, कभी कभी डिफरेंस भी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4 और 3, ये जो दी थी आय का अनुपात था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 48,000 और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जो होगा, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस के बराबर रख देंगे। कितना आएगा, 24,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू दी है 24,000। अब उसके बाद पूछा है हमारे हमें क्वेश्चन में कि ए की आय कितनी होगी, और ए की आय का अनुपात कितना था, ए और बी की आय का अनुपात 2:3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000। तो ये हमारा आंसर रहा, जो बी का आज पूछी थी 48,000। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, द लेंथ ऑफ 2 chords AB and AC of a circle are 4 cm and 3 cm and angle VAC is equal to 90 degree, then the radius of circle is, तो radius of circle निकालनी है हमको।
तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले जो दिया है। जो क्वेश्चन में दिया है उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि ए बी और ए सी तो कोड हैं इस वाले सर्किल की, जिनकी लंबाई 4 और 3 है। उसके बाद दे दिया है इन्होंने एंगल बी ए सी 90 डिग्री। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको पता होगा कि अगर सर्किल के अंदर व्यास से, जो इसकी डायमीटर होता है, उससे कहीं भी एंगल बनाया जाए, कहीं भी एंगल बनाया जाए वो 90 ही बनता है। और ये भी 90 बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, डायमीटर, इसका डायमीटर हुआ, ठीक है। अभी 90 डिग्री बनना, पाइथागोरस प्रमेय से भी अगर निकालोगे, आपको ट्रिपलेट भी याद होगा तो उससे भी निकाल सकते हो कि 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5। तो ये 5 क्या आया हमारे पास निकल के, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो आप। ट्रिपलेट याद है तो और ज़्यादा ठीक है, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, 9 12 15 होता है। इस तरीके से और भी ट्रिपलेट होते हैं, उनको याद करके रखो। इस तरीके से कम आएंगे, तो 3 4 5 हो गया, यहाँ केंद्र होगा, तो ये डायमीटर हो गया 5, तो रेडियस कितनी होगी 2.5। तो हमारा आंसर ए है 2.5 सेंटीमीटर, वो ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द शैडो ऑफ ए टावर इज 15 मीटर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक टावर है, उसकी छाया होती है 15 मीटर की। जब उसका सूर्य से जो एंगल बनना होगा 30, जब 30 एंगल बनना होता है तब उसकी छाया दी है 15 मीटर। अब बाद में पूछा है कि उसकी छाया की लंबाई क्या होगी जब उसका एल्टीट्यूड जो है 60 डिग्री बनता है, तब क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक क्या बताई थी, एक कॉन्सेप्ट बताया था इस तरीके से कि अगर यहाँ 60 बने और यहाँ 30 बने और यहाँ तो बने जाएंगे फिर खुद ही, अगर यहाँ तो 90 डिग्री है ही, अगर इस तरीके के एंगल बनते हैं तो ये सारी साइड्स जो हैं एक रेशियो में बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 60 बनना है तो इसके सामने वाली क्या है 30, तो 30 के सामने वाला क्या होगा 1, और 60 के सामने वाला क्या होगा, इस वाले 60 के सामने वाला √3। इस वाले ट्रायंगल में हमने देख लिया। उसके बाद इसका दोगुना पूरा ये होता है, और इतना ही जितना ये होता है इतना ही होता है ये। इस तरीके से रेशियो में बढ़ जाती हैं सारी साइड इसकी, ठीक है। वही हमें ये करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये वाली साइड है पूरी। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, ठीक है। और टोटल को जोड़ के क्या आएगा 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 15। निकालने कितनी की है 1 यूनिट की, इसकी निकलनी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, वो कितना है 1। तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हम बिना किसी tan कोड का यूज करके हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो सन 2017 में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज में वो क्वेश्चन फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे फेसबुक पेज का। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।